हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं फॉर क्लैट 2026 एग्जामिनेशन एंड दिस इज कि हम लोग आईपीआर को कंप्लीटली एंड टू एंड पढ़ने वाले हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू आईपीआर जो भी आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं इन क्लैट 2026 सारी चीजें बता दूंगा। कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और आपने ना पढ़ा हो। एडिशनली इसी से रिलेटेड एक पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसको भी चेक कर लो। उसमें मेरे पूरे नोट्स हैं, सारी चीजें आपको एक सिंगल प्लेस पे कंपाइल्ड बैनर में मिल जाएंगी। एडिशनली इसके बाद जो एक सेकंड सेशन होने वाला है, इसका फॉलो अप सेशन, उसके अंदर हम लोग आईपीआर से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चंस भी चाहिए तो क्वेश्चंस के लिए एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट है। तो क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट ले सकते हो, नोट्स का डॉक्यूमेंट ले सकते हो और आईपीआर तुम्हारा कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। एंड फाइनली इस वीडियो को पूरा देख लो एंड टू एंड। एक लीगल का टॉपिक तो हो गया है, तो हार्डली 90 मिनट्स की बात है, एक सिंगल क्लास की बात है, पूरा आईपीआर एंड टू एंड होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द आईपीआर सेशन। सबसे पहली चीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपका 90% गेम जो है वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। आईपीआर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये तो तुमको पता ही था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसको कहते हैं। लेकिन रियल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं, ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, हम लोग अगर वर्ड्स को ब्रेक कर देते हैं आईपीआर को, तो फर्स्ट वर्ड निकल के आता है आई। आई इज इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कोई भी चीज जहां पे हमारा दिमाग लग रहा है। तो जहां पे भी दिमाग लग रहा है उसको आप कहते हो इंटेलेक्ट। सेकेंड वर्ड है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मीनिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम्हें जो भी मीनिंग पता है प्रॉपर्टी का, उसको तुम चैट बॉक्स में लिख दो, लाइव चैट बॉक्स में। और मैं तुम्हें गारंटी देके बोलता हूं, तुम्हारी जो सोच है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अभी 2 मिनट में। देखो, प्रॉपर्टी का मीनिंग होता क्या है इन लॉ, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लेना। क्योंकि इसके अराउंड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि प्रॉपर्टी वर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में तुमको मेंशन हो। प्रॉपर्टी का सिंपल सा मीनिंग होता है समथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब ये जो समथिंग ऑफ वैल्यू है, ये किस टर्म्स में बोला जा रहा है? समथिंग ऑफ वैल्यू, समथिंग ऑफ वैल्यू बोला जा रहा है जो भी पर्सन है, ठीक है, यानी कि एक जो इंडिविजुअल है, पर्सन या जो भी इंडिविजुअल है, इसके टर्म्स में इसके लिए क्या चीज कितनी मैटर करती है हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर इंसान के लिए हर प्रोडक्ट की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। अब जैसे मान लो मेरे परदादा परदादी की मेरे पास एक फोटो है, ठीक है। उस चीज की दुनिया में और किसी इंसान के लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए उस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा डियरर चीज है। मैं उसको किसी भी रेट पे खरीद सकता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी की भी तबियत खराब होती है, तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी किसी की बहुत सीवियर तबियत खराब हुई, तुम क्या पैसे के बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे। लेकिन जब एक कोई बहुत ही फाइनेंशियली अनसाउंड फैमिली से होता है तो उसके लिए वो चीज मैटर करती है कि मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए उस पैसे की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उस भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, वो डिफरेंट है। प्रॉपर्टी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि जिसको तुम बेच सकते हो, जिसको तुम खरीद सकते हो, घर मकान गाड़ी, ये सब नहीं होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वो चीज होती है जिसकी तुम्हारे मन में वैल्यू है। वैल्यू किसी भी चीज की हो सकती है तुम्हारे मन में। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट क्रिकेटर जो है वो है विराट कोहली, ठीक है। अब विराट कोहली को देखने के लिए मैं कुछ भी अमाउंट पे करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। या फिर विराट कोहली का एक बैट है जिसका ऑक्शन हो रहा है, तो इस बैट की जब ऑक्शन होगी, तो तुमने देखा होगा इस तरह की जब ऑक्शन होती हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो ये बहुत ही महंगे रेट पे होती हैं। अब मान लो इस ऑक्शन में इस बैट को खरीदा गया 5 करोड़ में, तो क्या ये बैट 5 करोड़ का था? नहीं था। लेकिन जो इंसान इसको खरीद रहा है, उसके मन में इस बैट के लिए 5 करोड़ की वैल्यू थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है समथिंग ऑफ वैल्यू। हर इंसान के लिए इस चीज की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है। किसी के लिए इस चीज की वैल्यू जान हो सकती है उसकी, किसी के लिए कुछ और हो सकती है। सबके लिए वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। मनी इज नॉट द ओनली वैल्यू, ठीक है। सिर्फ पैसे से तुम किसी चीज की वैल्यू को, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस को नहीं तौल सकते हो। कोई भी चीज से उसको तौला जा सकता है। तो अब किसी भी अच्छा, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं कि किसी के ब्रेन में उस चीज के लिए, ब्रेन बोलना चाहिए या फिर हार्ट भी बोल सकते हो, किसी के दिल में उस प्रोडक्ट के लिए कितनी इज्जत है, वो उसको कितना वैल्यू करता है, कितनी इंपॉर्टेंस देता है, इस पे पूरा का पूरा गेम डिपेंडेंट है, ठीक है। मैंने विराट कोहली के बैट को 5 करोड़ में खरीदा, मेरे लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मेरे लिए इस पेन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है।
अब तुमने एक और बात सुनी होगी, मैं तुमको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास एक आईफोन था, ठीक है। आईफोन जो था तुम्हारे पास पुराना वाला आईफोन था, मान लो आईफोन 7 था। अब तुम इस आईफोन 7 को बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे, तुमको ये आईफोन 7 जो था बहुत ज्यादा डियरर था, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने या फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने तुमको इस आईफोन को गिफ्ट किया था। तो तुम्हारे लिए इस आईफोन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। या फिर मान लो लड़कियों के लिए एक टेडी था, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो टेडी की या आईफोन की, इतना जो पुराना आईफोन है या जो टेडी है जो यूज हो चुका है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। टेडी को तो ऑलरेडी गिफ्ट कर चुके हैं, टेडी जो है 5 ईयर्स से इस पर्सन के पास है। तो अब मान लो मैंने उस टेडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, या मैंने उस टेडी को कहीं फेंक दिया, या मैंने तुम्हारे आईफोन को खराब कर दिया, मैंने उसको कहीं फेंक दिया। तो अब मुझे कितनी कॉस्ट तुम्हें देनी होगी? क्या मैं उसकी सेकेंड हैंड कॉस्ट दूंगा? नहीं, मैं उसकी सेकंड हैंड कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए तो उस चीज की फुल वैल्यू थी ना, तो मैं उसकी फुल वैल्यू पे करूंगा। तो तुमको इस तरह से याद रखना है इस बात को। प्रॉपर्टी का मतलब होता है समथिंग ऑफ वैल्यू। तुम्हारे लिए किसी भी चीज की क्या वैल्यू है, दैट मैटर्स। ओके। तो अब ये हो गया सेकेंड वर्ड, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ ये चीजें नहीं होती है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। थर्ड है राइट्स। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। अधिकार तो शायद तुम लोग समझते ही होगे। राइट्स जो होते हैं वो होता है कि मैं किसी भी चीज के ऊपर क्या क्लेम रख सकता हूं, ठीक है। मेरा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्लेम है। अब फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास ये एक गूगल की नोटबुक है, ठीक है। तो मेरे पास इस नोटबुक का क्लेम है, क्योंकि ये नोटबुक जो है ये मेरे को बिलोंग करती है। तो अब ये हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं क्लेम की। लेकिन अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू तुम्हारे लिए और मेरे लिए डिफरेंट हो सकती है। इस गूगल नोटबुक की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि गूगल ने मेरे को एक फंक्शन में इनवाइट किया था और उन्होंने मेरे को, मतलब वहां पे जो पैड दिया गया था वो ये था। मैं तुम लोग के लिए इस पे नोट्स बना देता हूँ पढ़ाने के लिए। तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए इस नोटबुक की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आई बिलीव तुम लोग को समझ आ रहा होगा इन दोनों के बीच में हम लोग किस तरह से कंपैरिजन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल इन दोनों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो आई बिलीव यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जो इंटेलेक्ट होता है, इंटेलेक्ट में तुम्हें एक और बात समझने की यहाँ पे जरूरत है, जो काफी इंपॉर्टेंट सी चीज है। कि तुमने शायद सुना होगा साइंटिफिकली, ये बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं स्कूल में, जब करियर काउंसलिंग वाले आते हैं तो भी यही बताते हैं कि ब्रेन जो होता है उसके दो साइड्स होते हैं। फर्स्ट साइड जो होता है उसका, वो हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से लेंगे। तो मान लो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये हम लोग मान लेते हैं राइट साइड है, और ये हो गया लेफ्ट साइड। हम लोग अपने हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम लोग डायग्राम के हिसाब से देख रहे हैं कि डायग्राम के अंदर अगर मैं होता तो कैसा दिखता। तो ये इसकी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब तुमने सुना होगा राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो होता है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है, ठीक है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल होता है। यहाँ पे रीजनिंग वर्क करती है ब्रेन की, कि मुझे क्लैट के लेकर तैयारी करनी है तो मुझे क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो होता है ये आर्टिस्टिक होता है। हर इंसान के अंदर किसी ना किसी तरीके की आर्ट है, ठीक है। अब हो सकती है तुम्हारी आर्ट जो है कम्युनिकेशन की है, कि तुम लड़कियों को लड़कों को इंप्रेस कर देते हो सिर्फ बात करके। या फिर तुम्हारी जो आर्ट है वो ड्राइंग करने में या खाना बनाने में, या किसी भी तरह की आर्ट हो सकती है तुम्हारे पास। हर इंसान के पास ये दोनों साइड्स ऑफ ब्रेन होते हैं। अच्छा, वो कितना यूज कर रहा है वो डिफरेंट बात है। तो अब जैसे मैं अपने आर्ट को यूज कर रहा हूँ शायद तुम लोग से कम्युनिकेट करने के लिए, अगर तुम लोग को अच्छा लगता है तो लाइक आइक कर देना। आर्ट है, ये क्रिएटिविटी को और लॉजिक को शो कर रहा है यहाँ पे। अब हमको जो इंटेलेक्ट है, ठीक है, इंटेलेक्ट सारी की सारी इन्हीं दोनों चीजों पे बेस्ड है। इस बात को याद रखना। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बोथ ऑफ दीज, लेकिन इन दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे। अब जब जब आप इंटेलेक्ट को डिफाइन कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ लॉ, तो इंटेलेक्ट का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्ट का मतलब हो गया इनोवेशन, ठीक है। यानी कि ब्रेन जो है वो या तो इनोवेट कर सकता है, लॉजिकली सोच सकता है, कुछ नया बना सकता है। वो चैट जीपीटी बना सकता है, चैट जीपीटी 5 बना सकता है, वो सोरा बना सकता है, वो किसी भी तरह का आलतू फालतू एआई टूल बना सकता है, लेकिन वो कोई घटिया चीज भी बना सकता है। लेकिन एवरीथिंग इज इनोवेशन। सेकेंड चीज वो बना सकता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो आई बिलीव तुम लोग समझ गए होगे। क्रिएटिविटी म्यूजिक होती है, क्रिएटिविटी मूवीज बनाना होता है, क्रिएटिविटी इस तरह की सारी चीजें होती हैं। इनोवेशन जो होता है ये एक और बात से डिफरेंट होता है, जिसको तुमको याद रखना है। इसको कहा जाता है डिस्कवरी। तो अब डिस्कवरी और इनोवेशन में ये अंतर होता है कि इनोवेशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। कैसे? इनोवेशन का मतलब होता है समथिंग न्यू, ठीक है, जो एकदम ही आज तक किसी ने नहीं देखा था, मैंने उस चीज का आविष्कार कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी जो है दैट इज एन इनोवेशन, कि हमने इस तरह की कोई चीज देखी नहीं थी। बट सैम ऑल्टमैन ने इस तरह की डिफरेंट चीज लेके आ गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ इनोवेशन है, कि फर्स्ट टाइम दुनिया ने देखा इस तरह की किसी चीज को।
लेकिन एट द सेम टाइम टिकटॉक जो है, वो टिकटॉक जो है एक डिफरेंट आइडिया नहीं है, वो एक इनोवेटेड आइडिया का एक छोटा सा सैंपल वर्जन है। टिकटॉक ने क्या किया है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के बीच के एक आइडिया को चुराया। छोटा कंटेंट होना चाहिए, और छोटे कंटेंट जो है वो वीडियो फॉर्मेट में होना चाहिए। इंस्टाग्राम पहले अगर तुम देखोगे तो सिर्फ फोटोज पे बेस्ड होता था, कि सिर्फ फोटोज होती थी इंस्टाग्राम में। यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस होते थे। टिकटॉक ने इन दोनों का एक मिडिल ग्राउंड निकाल दिया। तो टिकटॉक इज अ डिस्कवरी, बट जो हम लोग के लिए चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी एक न्यूअर टाइप का एआई टूल है, दैट इज एन इनोवेशन। कि आप एआई में कुछ नया करके दिखा दिए, ठीक है, या एक एग्जिस्टिंग चीज के अंदर से जब आप किसी चीज को निकालोगे तो आप उसको डिस्कवरी कहोगे। इनोवेशन इज अ ब्रॉडर सेट। डिस्कवरी जो है उसका एक एग्रावेटेड वर्जन है, कि आपके पास ये चीज थी लेकिन आपने एक उसका बेटर वर्जन बना दिया। तो इंटेलेक्ट जो है वो दो तरीके से डिफाइंड है, फर्स्ट इनोवेशन एंड सेकंड क्रिएटिविटी। आपको दोनों चीजों को याद रखना है। जहां पे भी इंटेलेक्ट की बात होगी लॉ में, ये दोनों वर्ड्स एक साथ प्ले करेंगे। अब नेक्स्ट चीज पे हम लोग आ जाते हैं कि आईपीआर होता क्या है ओवरऑल। ठीक है, तो अगर अब तुम बिल्कुल नॉर्मल सेंस में समझने की कोशिश करोगे, तो आय का मतलब क्या था आईपीआर में? आय का मतलब हो गया इनोवेशन या क्रिएटिविटी। यहां पे और आएगा, ठीक है, तुमको कुछ भी चीज को इनोवेट करना है या क्रिएटिविटी। अब ये जो इनोवेट या क्रिएटिव चीज तुमने बनाई है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर की जा रही है, और इसके ऊपर क्लेम तुम्हारा है। आई बिलीव तुम लोग को ये तीनों चीजें समझ आ रही होंगी एक साथ, जिस तरह से मैंने लिखा है। तुमने किसी भी नई चीज को बनाया, इनोवेट किया या क्रिएटिविटी दिखाई, अब उस पर तुम्हारे अधिकार आ गए। ठीक है, तो उसको हम लोग ने कहा है यहाँ पे क्लेम। और उसकी वो ये जो चीज है, इस पे इसकी जो वैल्यू है वो तुम डिसाइड करने वाले हो। तो इस चीज को हम लोगों ने आईपीआर कह दिया। अब मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आई बिलीव तुम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले देता हूँ इनोवेशन का एग्जांपल, क्योंकि अगर तुमने ये चीज समझ ली ना, तो मान के चलो कि बाकी सारे आईपीआर के जो टॉपिक्स हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब फुद्दू हैं। इनोवेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वर्ल्ड में एक कंपनी है, मैं कंपनी के उससे नहीं जा रहा हूँ। तो वर्ल्ड में एक कंपनी है, इस कंपनी ने प्लान किया कि जो भी एनिमल्स हैं या फिर जो भी लोग बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, वो अगर अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए हमको एक डिवाइस को बनाना चाहिए। ये जो डिवाइस होगी, ये हम लोग उस पर्सन के ऊपर अटैच कर देंगे, अब वो अपने इमोशंस को बता पाएगा। ठीक है, अब मान लो कोई एक पर्सन है, कोई एक आदमी है, आदमी का नाम है ए। ए का एक्सीडेंट हो गया। ए का एक्सीडेंट हो गया तो उसको इतना भयंकर तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ, इतना ज्यादा डैमेज हुआ उसकी बॉडी पे, कि अब वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो बात कर पाए किसी से, कुछ भी बता पाए किसी को भी। तो अब हम उसके ऊपर डिवाइस लगा देंगे, और उससे हम ये जान पाएंगे कि उसकी बॉडी में किन एरियाज में उसको पेन हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स के लिए फिगर आउट करना डिफिकल्ट है। कई बार तुमने देखा होगा, जब सिवियर एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां पे डॉक्टर्स पांच छह हड्डियां जोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसी हड्डी निकलती है जो वो ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि ये भी टूटी थी क्या। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस इंसान को तो दर्द हो रहा है ना, वो हमको बता पाएगा। ठीक है, या फिर किसी एनिमल का एक्सीडेंट हो गया, किसी डॉग का एक्सीडेंट हो गया, अब उस डॉग को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो बात को वो कम्युनिकेट कर पाएगा। तो हमने उस डिवाइस को लगाया। अब वो जो डिवाइस है, वो डिवाइस क्या कर रही है, एक वर्ल्ड में कंपनी बना रही है, बाय द वे, इसको रियल में, ये रियल में चीज हो रही है। तो ये जो डिवाइस है, हमने एक डॉग के ऊपर लगा दी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, या डॉग बहुत पेन में था, या काऊ बहुत पेन में थी, हमने उस पर लगाया। अब वो डिवाइस जो है डिस्प्ले कर रही है कि ये इंसान क्या बोलना चाहता है, उसकी बात को वर्ड्स में कन्वर्ट करके, इंग्लिश वर्ड्स में कन्वर्ट करके हमको बताया जा रहा है। तो अब हमको अगर उसका पेन समझ आ रहा है, हमको उसकी प्रॉब्लम समझ आ रही है, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो होती है किसी भी चीज को सही करने में, होता है कि प्रॉब्लम को फिगर आउट करना। तो प्रॉब्लम को आपने फिगर आउट कर लिया, तो अब ए का जो एक्सीडेंट हुआ था, इसको हमारे लिए सॉल्व करना इजियर हो गया। इसी तरह से किसी भी एनिमल को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमने डिवाइस लगाई और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब ये जो डिवाइस है, ये पूरा प्लान है, दिस इज एन इनोवेशन। ठीक है, इस तरह की चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब एग्जिस्ट करेगी। तो अब अगर ये डिवाइस इंडिया में आ जाती है, तो इसको कैसे यूज करेंगे? तो इसको यूज करने वाले हैं इंडिया के अंदर माँ और बाप। तुम मान लो बाहर से आए घर के अंदर, ठीक है, मम्मी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तुमने बोला कि आयुष के यहाँ से आ रहा हूँ। ठीक है, मम्मी तुम्हारे ऊपर डिवाइस लगाएगी, मम्मी को पता चल जाएगा आयुषी के यहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से इंडिया के अंदर यूज करने वाले हैं कि तुमने जो बात नहीं बोली है, उस बात को ये डिवाइस डिस्प्ले कर रही है। फालतू की बात थी, लेकिन तुम लोग आई बिलीव समझ गया होगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग एक सेकंड इनोवेशन लें, बहुत ज्यादा इजियर कर लेते हैं इनोवेशन के इस एग्जाम्पल को। मान लो चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत ही ट्रेंडिंग चीज है। तो अब चैट जीपीटी जो है, इस ये क्या करता है, चैट जीपीटी को तुम कोई भी
प्रॉब्लम को भेजते हो, तुमको स्कूल में यहाँ वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तुमको एक थेरेपिस्ट की जरूरत है, तो या फिर अगर तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो। मतलब एक बहुत ही गलत आइडिया देता हूँ तुम लोगों को मैं। तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ जो भी व्हाट्सएप पे बात करते हो, दिन में तुम्हारी जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात हुई, मतलब मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छा वर्क करता है, मजा ही आ जाएगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जो भी तुमने बातचीत की है, उस बातचीत को तुम चैट जीपीटी को बताते जाओ कि मेरी आज ये बात हुई तो मैंने ये रिप्लाई दिया, फिर ये बात हुई तो मैंने ये रिप्लाई दिया। या फिर अपनी चैट्स जो है उसके स्क्रीनशॉट्स उसमें डालते जाओ। तो क्या होगा, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ जाएगा तुम किस तरह से बात करते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली, तुम कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स देने लगेगा तुम्हें। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को प्रिडिक्ट करने लगेगा कि वो नेक्स्ट डे कैसे रिएक्ट करने वाली है, तुम अगर उसको ये गिफ्ट दोगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो ऑलरेडी तुम्हें पता चल जाएगा। और मैंने तो इसका बहुत ही मैसिव एडवांटेज निकाला है। एक और एआई टूल है, वो क्या करता है, वो चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है। तो उससे मैंने क्या किया कि पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, काफी गलत बात है बताने के लिए। उस एआई टूल को यूज करते हो, अच्छा चैट जीपीटी समझ गया कि मैं कैसे बात करता हूँ, तो अब भाभी वन एंड भाभी टू से मैं एक साथ बात कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे। और दोनों से मैं रियल में बात नहीं कर रहा हूँ, चैट जीपीटी बात कर रहा है। दुनिया सोचो कितनी एडवांस हो गई है। कैसे करते हैं कभी और बताऊंगा, ये सेशन ही खराब हो जाएगा नहीं तो। तो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने चैट जीपीटी को बनाया। चैट जीपीटी जो है क्या है, ये एआई टूल है। ठीक है, तो ये जो एआई टूल है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है। ठीक है, कि हम इस पे प्रॉम्प्ट डालेंगे, प्रॉब्लम को डालेंगे, और ये हमको उसका तुरंत ही सोल्यूशन दे देगा विद इन मिनट्स। तो अब ये जो है, ये एक नया तरीके का इनोवेशन है कि दुनिया में इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी। या फिर कंप्यूटर्स जो हैं जब पहली बार आए थे, तो वो एक नए तरीके का इनोवेशन है कि इस तरह की कोई चीज नहीं थी, अब हमने एक नई चीज बना दी है। या फिर मैंने एक नया इंजन का तरीका निकाला जो पानी पे चलता है, वाटर इंजन। तो अब वाटर इंजन जो है वो, क्योंकि तुमको पता है कि कोल या फिर ऑयल एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, तो मैंने वाटर इंजन बनाया। तो एक नई तरह की, नई तरीके का चीज मैंने बना दी है वर्ल्ड के सामने, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसलिए मैं इस चीज को इनोवेशन मानूंगा। अब अगर तुम लोग को क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल चाहिए, तो मेरे को लगता है तुम लोग समझ गए होगे क्रिएटिविटी क्या होती है। अब मान लो मैंने कोई मूवी बना दी। मूवी जो है, मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुलाइज किया, उसको बनाया, उसके सीन्स लिखे, डायलॉग्स लिखे, या फिर मैंने कोई सॉन्ग बना दिया। या फिर तुम लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाता है चीजों पे। तो इस चीज को आपने रखा है क्रिएटिविटी के ब्रैकेट में। अब क्रिएटिविटी में एक चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, इसको कहा जाता है लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क मैं अभी सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। लिटरेरी वर्क जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्लार्क। इस पे आते हैं अभी 2 मिनट में। तो आई बिलीव तुम लोग को समझ गया होगा क्रिएटिविटी प्लस इनोवेशन क्या चीज है और किस तरह से वर्क करेगी। अब जो भी चीज मैंने बनाई, अब मान लो मैंने चैट जीपीटी बनाया था, ठीक है, या फिर मैंने पेट्रोल का, मैंने वाटर का इंजन बनाया था, या फिर मैंने वो डिवाइस बनाई थी, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये मेरी प्रॉपर्टी रहेंगी। अब चैट जीपीटी मुझे कितने रेट पे बेचना है, या मुझे इंजन कितने रेट पे बेचना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। डिवाइस कितने रेट पे बेचनी है, मैं डिसाइड करूंगा। और अल्टीमेटली इस चीज पे प्रोटेक्शन या फिर क्लेम जो है, ये मुझे मिलेगा। प्रोटेक्शन का मतलब है कि कोई और इसे यूज ना कर सके विदाउट माय परमिशन। इसी चीज को कहा गया है आईपीआर। आई बिलीव लास्ट 15 मिनट्स में तुम समझ गए होगे कि आईपीआर क्या होता है अच्छे से। अब आईपीआर में तुम एक फॉर्मूला को याद रखना जो तुम्हें हेल्प करेगा एग्जाम में आंसर्स को डिड्यूस करने में। सबसे पहली चीज, कोई आइडिया होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आइडियाज जो होते हैं, आइडियाज पे आईपीआर नहीं मिलता है। इस बात को भी यहीं पे याद रखना, आइडियाज पे आईपीआर नहीं मिलता है। आइडिया के एग्जीक्यूशन पे यहां पे आएगा प्लस। तो यहां पे भी आ गया प्लस, हम लोग लिख लेते हैं। ये हुआ है एग्जीक्यूशन। ठीक है, आइडिया का मैंने एग्जीक्यूशन किया। एग्जीक्यूशन के बाद जैसे ही मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, यानी कि मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे पेट्रोल का इंजन बनाना है, या फिर मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे चैट जीपीटी जैसा कुछ बनाना है, या फिर मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे ऐसी कोई डिवाइस बनानी है जो लोगों की बात को बता पाए, ठीक है, तो मुझे आईपीआर नहीं मिलेगा। मुझे रियल में प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि आईपीआर जो है, ये एक तरीके का राइट है। जब ये राइट कब मिल रहा है मुझे, जब मैं प्रोडक्ट को बना दे रहा हूं, यानी कि मैंने एक टैंजिबल प्रोडक्ट बना दिया। टैंजिबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको मैं टच एंड फील कर सकूं। लेकिन अधिकार किस तरह के होते हैं, जो राइट्स होते हैं वो अपने आप में इनटैंजिबल फॉर्म के होते हैं। यानी कि अधिकार को थोड़ी फील कर सकते हो, छू सकते हो। अधिकार जो है वो तो है। ठीक है, अब जैसे राइट टू इक्वालिटी है, कहाँ है, छू के बताओ मेरे को। भगवान कहाँ है, छू के बताओ मेरे को। मतलब मेरे अंदर भगवान है, तो मतलब मेरे को छू लोगे तो सोच लेना भगवान को छू लिया। लेकिन
आई बिलीव ये वाला एग्जाम्पल तुम लोग समझ गए होगे कि अधिकार जो होते हैं, याद रखना, वो इंटैंजिबल फॉर्म के होते हैं, यानी कि अधिकारों को तुम छू नहीं सकते, लेकिन अधिकार मिल किस चीज पे रहे हैं? ओवर टैंजिबल प्रोडक्ट, यानी कि तुमको रियल में प्रोडक्ट बनाना है। अगर तुम एक मूवी बना रहे हो तो तुमको मूवी को बनाना पड़ेगा। मूवी इज अ टैंजिबल प्रोडक्ट। सीडी में दिखा रहे हो ना, सीडी बन जाएगी, पेन ड्राइव बन जाएगी, कुछ भी बन जाएगा। तो एक टैंजिबल फॉर्म में आ गया कि तुमने उस चीज को एग्जीक्यूट कर दिया, तुमने डिवाइस बना दी, तुमने इंजन बना दिया, तुमने चैट जीपीटी बना दिया, तो टैंजिबल प्रोडक्ट पे राइट्स मिलेंगे। तो यहां तक तो आई बिलीव क्लियर होगा। अब बात आती है कि ये जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये प्रोटेक्शन किन चीजों पे मिल रहा है, यानी कि ये जो राइट्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, किन चीजों पे तुमको राइट्स मिल रहे हैं। तुमको ये सारी चीजें याद रखनी है बहुत अच्छे से। सबसे पहली चीज हो गया इन्वेंशन, या फिर इसको हम लोग अभी तक इनोवेशन कह रहे थे। तुमने किसी चीज, नई चीज को इन्वेंट कर दिया है। सेकंड चीज होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स इसी के अंदर आते हैं, और सॉफ्टवेयर के अराउंड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हायर होती है इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लॉ में। जब क्लास में अगर तुमको एक आईपीआर आएगा, तो सॉफ्टवेयर्स प्लस कोडिंग, ये सारी की सारी चीजें लिटरेरी वर्क के अंदर कंसिडर की जाती हैं। इसलिए मैं बस बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, डिजाइन। तुमने किसी भी नए प्रोडक्ट को शेप दिया, डिजाइन दिया, तुमने देखा होगा एप्पल का जो बॉक्स होता है, जिस बॉक्स में एप्पल के फोन्स आते हैं, वो कितना बढ़िया तरीके से खुलता है। तुम सैमसंग का डब्बा खोलना है, वैसे ठक से खुल जाता है। जैसे तुम ऐसे करोगे ऐसे खुल जाएगा। तुम एप्पल का डब्बा खोलना, ऐसे धीरे धीरे खुलेगा ना, मतलब एकदम ऐसा प्लेजर का फील होता है उसमें। इसके बाद होते हैं यहाँ पे सिंबल्स, नेम्स। जैसे नेम्स का मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ जो तुमको पता होना चाहिए, अगेन क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ट्रम्प एक नाम है जिसको आईपीआर के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है, और इसके अंदर नेक्स्ट ले सकते हो इमेजेस। तो ये सारी चीजें हैं जिनको प्रोटेक्शन मिलती है। अब जो अगली बात है यहाँ पे समझने के लिए, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने के लिए, उस पे आ जाते हैं कि प्रोटेक्शन दे क्यों रहे हैं। वाई प्रोटेक्ट, यानी कि कोई इंसान अगर इन सारी चीजों को कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन दे क्यों रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं इन्वेंशन का या इनोवेशन का। मेरे को बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया। मान लो कोविड वैक्सीन जो है, कोविड वैक्सीन जो है, ये भी एक तरीके का इनोवेशन है। कोविड हुआ, किसी को नहीं पता था कोविड होने वाला है, कोविड की वैक्सीन बनाई गई। आज तक क्या वैक्सीन एग्जिस्ट करती थी? या कैंसर का मैंने ट्रीटमेंट बना दिया, या एड्स का ट्रीटमेंट बना दिया, तो आज तक तो एग्जिस्ट नहीं करता था ना। आज मैंने बनाया है, तो दैट इज एन इनोवेशन, दैट इज एन इन्वेंशन। तो ये जो इन्वेंशन है, इस पे मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगी। कैसे? लेकिन मैंने सिर्फ सोचा कि कैंसर की दवाई बना दूंगा या कोविड की दवाई बना दूंगा तो काम नहीं चलेगा, मेरे को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मेरे को बनानी पड़ेगी दवाई, ठीक है। जब टैंजिबल प्रोडक्ट बनेगा तब मेरे को अधिकार मिलेगा। इनटैंजिबल होते हैं राइट्स। अब प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है? तो प्रोटेक्शन देने का फर्स्ट रीजन जो है तुमको याद रखना है, वो है रिकॉग्निशन। यानी कि जिसने बनाया है भाई, उसने मेहनत की है सालों की, ठीक है, उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। और रिकॉग्निशन के साथ एक और बेनिफिट मिलना चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल बेनिफिट, कि तुमने बनाया है। अब मान लो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इनोवेशन जो है एप्पल बहुत ज्यादा करता है। एप्पल अपने R&D पे बहुत ज्यादा पैसे को खर्च करता है, लेकिन चाइनीज फोन जो होते हैं, ओप्पो, वीवो, ये सारे उसको बस टेप लेते हैं। एप्पल ने अगर 4 कैमरा लगाए तो हम लोग 6 कैमरा लगा देंगे, शायद तुमने ने वाली मीम देखी होगी। तो लेकिन एप्पल को उसकी प्रोटेक्शन का फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस तरह की जो भी न्यू डिस्कवरीज होती हैं उनको रिकॉग्निशन मिलती है, देन फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। इसके बाद थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू सू। यानी कि अगर कोई मेरे को कॉपी कर रहा है, तो सू करने का मतलब होता है कि मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं, ठीक है। मैंने वाटर का इंजन बनाया था, तुमने मेरे इंजन को कॉपी कर लिया, तो अब मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ, तुमसे पैसे ले सकता हूँ कि भाई तुम मेरे को कॉपी नहीं कर सकते हो, ये इस पे मेरा पूरा अधिकार है। फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी स्पेलिंग गलत हो गई है, लेकिन ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग। यहाँ पे क्रिएटिविटी लिखा है, ठीक है, क्रिएटिविटी है। PIVITY आती है मेरे को, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी, कि कोई इंसान अगर कुछ भी क्रिएटिव चीज को बना रहा है, कोई मूवी बनाने में क्यों ही इंटरेस्टेड होगा? सब एक जैसी मूवी बनाने लगेंगे, सब अक्षय कुमार बन जाएंगे, ठीक है। तो हमको उस क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करना है, ये भी हमारे पास एक रीजन है। अगर तुम क्रिएटिविटी को ब्रीच करोगे तो फिर से मैं तुम पे केस कर सकता हूँ। अब क्रिएटिविटी का भी मेरे को फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, संदीप रेड्डी वांगा घटिया मूवीज बनाता है,
मतलब तुमने देखी होंगी, शायद तुम में से बहुत सारे लोगों को पसंद होगी एनिमल और ये सारी, लेकिन उसके रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट्स उसी इंसान को मिलने चाहिए। अब अगली बात आती है कितने टाइप्स ऑफ आईपीआर होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ आईपीआर तुम्हें याद रखने हैं। तो ये हैं टाइप्स ऑफ आईपीआर। तो फर्स्ट मैं थोड़ा सा जूम आउट करके तुमको दिखा देता हूँ सारे टाइप्स ऑफ आईपीआर। यहाँ पे आई बिलीव तुम्हें सारे के सारे टाइप्स अब क्लियरली दिख रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट कौन से हैं और अनइंपॉर्टेंट कौन से हैं हम लोग इस तरह से डिस्टिंग्विश कर देते हैं। पेटेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडमार्क वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपीराइट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड सीक्रेट वेरी इंपॉर्टेंट। इन चारों पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है क्लैट का क्वेश्चन आएगा, इन तीनों पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। इसको जो है हम लोग कहते हैं एक्सपैंडेड कैटेगरी। एक्सपैंडेड कैटेगरी कहने का मतलब है कि ये जो थे ये स्टार्टिंग से एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन विथ टाइम क्योंकि आईपीआर के जो लॉज हैं वो इवॉल्व किए हैं, तो उस एवोल्यूशन के साथ ये नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हमको पढ़ने की क्या क्या जरूरत है, हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। हम लोग ट्रेड सीक्रेट को कवर नहीं कर रहे हैं इस सेशन में। ट्रेड सीक्रेट को हम लोग जब क्वेश्चंस वाला सेशन करेंगे उसमें क्विकली क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। इन तीनों को क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको क्विकली बता दूंगा, क्योंकि ये चारों चीजें जो हैं ये बहुत छोटी छोटी सी हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई बिलीव तुम लोग को समझ गया होगा, तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ये चीज काफी काम की है तुम लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगली चीज आती है आईपीआर या आईपी बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के बेसिस पे क्या क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और किस तरह से बनेंगी। तो फर्स्ट तुमको याद रखना है यहाँ पे कॉपीराइट। मैंने इसको बहुत तेज रखने की मैं कोशिश करूंगा कि अपन इसको जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि तुम लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इजी है। तो फर्स्ट क्रिएटिविटी शायद तुम लोग समझ ही गए होगे क्या होता है। सेकंड होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर तीन चीजें आती हैं, पेटेंट, डिजाइन एंड ब्रांड्स। क्या होते हैं अपन आएंगे। एंड लास्ट होता है सुई जेनेरिस। सुई जेनेरिस का मतलब होता है ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब होता है एक ऐसा ज्ञान जो सालों से चला आ रहा है हमारे पास, यानी कि हमको बहुत सालों से ये सारी चीजें पता है और इसलिए इन पे अधिकार हमारा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दूध में हल्दी डाल के पी लो, तुम्हारे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये तो मतलब हम लोग के परदादा परदादी उनके पहले के लोग सारे लोग यही फॉलो कर रहे थे इंडिया में, ठीक है। तो ये एक तरीके का ट्रेडिशनल नॉलेज है। अब मैं एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दे देता हूँ तुमको। बिहार का एक गांव है जहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज के नाम पे क्या करते हैं, बहुत ही दर्दनाक चीज़ है, शायद तुम में से कुछ लोग होंगे भी उस रीजन के। वहाँ पे क्या किया जाता है, अगर तुमको हाथ में मान लो कहीं पे कट गया, ठीक है, स्क्रैच नहीं मतलब कट गया कि जो थोड़ा सा, हाथ काटना नहीं है औरत आदमी के लिए, हाथ कटने का मतलब कि थोड़ा सा घाव हो गया, ठीक है। तो उस घाव को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे जो रेड एंट होती है, रेड एंट को डालते हैं या फिर सॉल्ट को डाल देते हैं, जिसकी वजह से घाव जो है जल्दी भर जाता है, ठीक है। रेड एंट जो होती है वो क्या करती है, उसको उन जगहों पे जाके काटती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन रिकवरी टाइम जो होता है वो फास्टेस्ट होता है उससे, लेकिन बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है। तो ये जो है ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है जो हम सालों से फॉलो कर रहे हैं। अब क्या हुआ था यूएस में एक बार, दो भाइयों की कंपनी थी, मेरे को, मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग सर्च कर लेना अपने लेवल पे अगर मजा आए तुमको सुनने में एग्जाम्पल तो। दो भाइयों की कंपनी थी, उसने 1990s में क्या किया था, एक प्रोडक्ट बनाया जिस तरह से यूएस के लोग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, फर्जी टाइप का प्रोडक्ट था। तो उस प्रोडक्ट में उन्होंने एक बोला कि इससे हेल्थ को आप बहुत अच्छे से इम्यून सिस्टम को स्ट्रांगर रख सकते हो। प्रोडक्ट जो था वो था मिल्क प्लस हल्दी का मिक्सचर, ठीक है। तो अब इंडिया वालों ने बोला कि अच्छा, अब इंडिया वाले जो हैं वो इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते क्योंकि इसके ऊपर किसी और के राइट हो गए, तो फाइनेंशियल बेनिफिट कौन ड्राइव करेगा। कंपनी जो मिल्क प्लस हल्दी को टेट्रा पैक में बेच रही है, तुमने देखे होंगे अमूल के टेट्रा पैक, जिन लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अमूल के टेट्रा पैक में इन दोनों को मिक्स करके बेचने लगे, तो अब इंडिया वाले इस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं ना बेचने के लिए या किसी भी कमर्शियल पर्पज के लिए। तो ये जो चीज है, इंडिया ने यहाँ पे क्लेम किया कि भाई ये तो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये हमारा सुई जेनेरिस है, तो इसके जो राइट्स हैं ये ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी और को दे दो। अगर कोई प्रोसेस को हम सालों से फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज आवर ट्रेडिशनल नॉलेज और उसको कह दिया गया सुई जेनेरिस। तुमको बहुत सिंपल से याद रखना है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा कम है बाकी चीजों से, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है बहुत ही क्लियरली, और ये किस तरह से वर्क करता है। इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस होंगी जिनको तुम लिख भी सकते हो, अगर तुम्हारे रीजन में किसी तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है किसी भी बीमारी का इलाज करने में या अपने आप को हेल्दियर रखने में या इस तरह की किसी भी चीज के लिए। मेरे को जो भी एग्जाम्पल, मतलब मैं और एग्जाम्पल दे सकता हूँ लेकिन टाइम जाएगा, अपना टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है इन सेशंस में, क्योंकि बहुत लंबे हो जाते हैं तो मजा नहीं आती है तुम लोग को देखने में।
तो ये तो हो गई बेसिक बातें। आई बिलीव तुम लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा जो भी चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग बोर्ड चेंज करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट फेज को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग एक नया ब्यूटीफुल सा बोर्ड खोल चुके हैं और इस बोर्ड के ऊपर हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं सबसे बेसिक चीज को, एंड दिस बेसिक चीज इज कॉपीराइट। तो कॉपीराइट होता क्या है, करता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, सारी चीजें और किन चीजों पे कॉपीराइट मिलता है। सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि किन चीजों के ऊपर कॉपीराइट हमको मिल रहा है। तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो फर्दर, लेकिन अगर तुम लोग लिख लेते हो तो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट, तो वही लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिटरेरी वर्क पे क्वेश्चन आता है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना। लिटरेरी वर्क का मतलब बेसिक याद रखना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कि कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर से लेके जो भी प्रोग्रामिंग बना रहे हो आप, वो सारी की सारी चीजें लिटरेरी वर्क है। सेकंड हो गया ड्रामेटिक वर्क। आई बिलीव मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी दिख रही होगी तुम लोग को। नेक्स्ट हो गया म्यूजिकल। उसके बाद आएगा आर्टिस्टिक वर्क। उसके बाद आ गया फिल्म एंड साउंड। तो ये एक लिस्ट है जो तुमको पता होनी चाहिए। इन चीजों के ऊपर कॉपीराइट मिलता है आज की तारीख में। ये देखो, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करने वाले लॉज हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे क्लैट होने तक इनमें से कुछ भी चेंज होने वाला है। तो तुम सेफ हो, इतनी चीज को स्क्रीनशॉट करके तुम्हें ध्यान रखना है। अब अगली बात आती है और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो है कि कॉपीराइट कब मिलता है। ठीक है। तो अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बुलेट पॉइंट्स में कवर करना स्टार्ट करता हूँ, तो 1 2 3 4 करके होगा, तो तुम लोग के लिए नोट्स बनाना भी बहुत ज्यादा इजियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, कि कॉपीराइट मिलता कब है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, मिलता कब है, क्वेश्चन मार्क। तो ये तब मिलता है जब तुम किसी भी, इनमें से जो चीजें मैंने मेंशन की उनमें से किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर देते हो। रजिस्ट्रेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यानी कि तुमने किसी लिटरेरी वर्क को प्रोड्यूस किया, या तुमने ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, फिल्म या साउंड, किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया, तुमने सिर्फ प्रोड्यूस कर देना है। तुमने जैसे ही प्रोड्यूस किया, तुमको उसके ऊपर कॉपीराइट मिल जाएगा। कॉपीराइट के लिए अप्लाई करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या कोई पर्सन यूएस में स्लैश यूरोप में या वर्ल्ड में कहीं भी किसी दूसरे देश में किसी भी चीज को प्रोड्यूस करता है, किसी भी आर्ट वर्क को प्रोड्यूस करता है, तो क्या इस चीज को प्रोटेक्शन इंडिया के अंदर भी मिलेगा? क्या तुम लोग को ऐसा आसान लग रहा है? मैं मतलब क्वेश्चंस थ्रो कर दे रहा हूँ, उसके आंसर्स बता दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था फास्टर हो जाएगा, 1 घंटे में पूरा आईपीआर कवर हो जाएगा इस तरह से। तो वर्ल्ड में कहीं पे कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है तो क्या इंडिया में उस चीज को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, या फिर फॉरेन लैंड पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको इंडिया में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? तो यस, इंडिया के अंदर इस चीज को प्रोटेक्शन मिलेगी। इंडिया के अंदर प्रोटेक्शन क्यों मिलेगी, अब ये बात आ जाती है, और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है ऑफ बर्न कन्वेंशन। इस बात को याद रखना, इंडिया ने बर्न कन्वेंशन साइन किया है। बर्न कन्वेंशन जो है, ये कॉपीराइट से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन का इंडिया एक मेंबर है। तो अब बर्न कन्वेंशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनको एक दूसरे के देश में जो भी कॉपीराइटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है। इंडिया में कुछ अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस चीज को कॉपी नहीं किया जा सकता है यूएस में। अब तुम लोग मेरे को बोलोगे प्रीतम भी तो है। प्रीतम तो सारे गाने टेप के बनाता है, सारे गाने उसके चोरी होते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन कॉपीराइट के जब अपन रियल सेंस पे जाएंगे तो शायद तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि प्रीतम पे कॉपीराइट क्यों नहीं लगता है। ठीक है, अभी हम लोग उस पे आ रहे हैं, प्रीतम वाली बात पे मैं बता दूंगा जहां पे आएगी। अभी तो ये बात हो गई कि कहीं फॉरेन में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो इंडिया में प्रोटेक्टेड है, इंडिया में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो बर्न कन्वेंशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें वो चीज प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्शन बोथ वेज है। थर्ड क्वेश्चन, ऑथर कौन होता है वर्सेस फर्स्ट ओनर कौन होता है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोड्यूस्ड चीज का? फर्स्ट ओनर एंड ऑथर। तो पहली बात याद रखना यहां पे, ऑथर जो होता है वो हमेशा फर्स्ट ओनर होता है। ऑथर ही फर्स्ट ओनर होगा। मैंने कोई नया गाना गाया तो मैं हूं उसका ऑथर। ठीक है, और फर्स्ट ओनर। मैंने किसी भी बुक को लिखा तो मैं उसका फर्स्ट ओनर एंड ऑथर हो गया। सेकेंड चीज, यहाँ पे तुमको एक सेक्शन याद रखना है। सेक्शन के टर्म्स में तुमको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता क्लैट में, लेकिन सेक्शन 17 इसको कहा जाता है। सेक्शन 17 क्या बोलता है, ये समझने की बात है। सेक्शन 17 बोलता है एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन।
एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन से यहाँ पे मीन करते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं साइंटिस्ट जो हूँ, मैं मान लो गूगल में काम कर रहा हूँ। अब मैंने अगर किसी चीज को इनोवेट किया, किसी नई चीज का इन्वेंशन किया, ठीक है, या फिर मैं करण जौहर के प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ, धर्मा प्रोडक्शन में। अब धर्मा प्रोडक्शन में काम करते हुए मैंने किसी नई चीज को, किसी नए गाने को लिखा, तो अब उसका फर्स्ट ओनर कौन होगा? मैं उसका ऑथर हो जाऊंगा, लेकिन मैं उसका फर्स्ट ओनर नहीं हो सकता। अगर मैं कहीं पे एम्प्लॉयड हूं, तो मेरी जो फर्म होगी या जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं, कॉपीराइट उनके पास जाएगा। तो अब अगर मैं किसी डायरेक्टर के अंडर में काम कर रहा हूं और मैंने वहां पे गाना लिखा है, तो गाने के अधिकार किसके पास होंगे? उस जिस पर्सन के पास मैं काम कर रहा हूं उसके पास। एक और एग्जांपल, फाइनल, तुम लोग शायद द हिंदू रीड करते होगे। तो अब मान लो मैं द हिंदू में काम करता हूं, मैं इनका फुल टाइम एम्प्लॉय हूं, फुल टाइम एम्प्लॉय, या मैं किसी मैगजीन में काम करता हूं, मैं वहां पे फुल टाइम एम्प्लॉय हूं, या मैं किसी वेबसाइट पे लिखता हूं, या फिर मैं किसी भी जगह पे मैं म्यूजिक बनाता हूं, या मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं, या मैं वीडियोस बनाता हूं, या कुछ भी करता हूं। तो अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, तो उसका कॉपीराइट जो होगा, ठीक है, वो कंपनी का होगा, वो एम्प्लॉयर का होगा। सेकंड आता है कमीशन। कमीशन का मतलब होता है कि भाई, तुमने देखे होंगे पेपराजी, पेपराजीज इस तरह से काम करते हैं कि अब मैं अगर अच्छी फोटो खींच के लाऊंगा, तो मैं किसी को भी बेच सकता हूं, ठीक है। या तुमने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी न्यूज की क्लिप्स चलती रहती हैं, और क्लिप्स के ऊपर वाटर मार्क लगा होता है। अब अगर किसी क्लिप के ऊपर वाटर मार्क लगा है और वाटर मार्क पे लिखा हुआ है यश, ठीक है, विच मीन्स इसको लिया यश ने है। ओके। अब यश जिसको भी चाहे उसको बेच सकता है। तो कमीशन एजेंट का मतलब होता है कि मैं जितना काम करता हूं उसमें मैं कुछ पैसे लेता हूं, जब काम होगा तब पैसे मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि काम हो या ना हो, महीने के एंड पे पैसा तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट और कमीशन का डिफरेंस होता है। कमीशन में क्या होता है? कमीशन में ऑथर जो होता है वो फर्स्ट ओनर होता है, और ऑथर किसी को भी बेच सकता है और कितने भी लोगों को बेच सकता है। अब मान लो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, मैं बॉर्डर पे रहता था, मैंने बढ़िया अपने आईफोन से शूट कर लिया वॉर को, ठीक है। अब मैं न्यूज चैनल्स को बेच सकता हूं इस क्लिप को। क्या मैं उनका एम्प्लॉय हूं? नहीं हूं, मैं उनका एक कमीशन एजेंट हो जाऊंगा। तो मैं रिपब्लिक टीवी को भी बेचूंगा, एनडीटीवी को भी बेचूंगा, और सबको बेच सकता हूं मैं इस क्लिप को। फर्स्ट ओनर या ऑथर कौन है? मैं हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने फोन से उस चीज को खींचा है। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखो, क्योंकि द हिंदू के अराउंड बहुत ज्यादा एग्जाम हम लोग का घूमता है, तो जो भी एडिटोरियल वर्क होता है, ठीक है, एडिटोरियल वर्क जो होता है, ये कॉपीराइटेड वर्क होता है। एडिटोरियल पे कॉपीराइट्स होते हैं। लेकिन एक दूसरी बात याद रखना, किसी भी कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दी, तो जजमेंट्स प्लस कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, या गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई भी रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी निकाले, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट निकाल दिया गवर्नमेंट ने, तो इनके ऊपर कॉपीराइट नहीं होता है। यानी कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉपीराइट नहीं है। कोई जज ये नहीं बोल सकता कि देखो मैंने क्या बढ़िया जजमेंट लिखा था, इस तरह का जजमेंट तो किसी ने लिखा ही नहीं है, तो इसलिए मेरा इस पे कॉपीराइट होना चाहिए। नहीं हो सकता है, कॉपीराइट जजमेंट्स पे नहीं होगा, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस पे नहीं होगा, एडिटोरियल वर्क पे होगा। एडिटोरियल वर्क का मतलब होता है न्यूज़पेपर में मैं अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट करता हूं। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कितना ड्यूरेशन होता है ऑफ कॉपीराइट। तो ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट होता है, सबसे पहली चीज याद रखना, लाइफ टाइम ऑफ क्रिएटर, यानी कि जिसने क्रिएट किया है उसका लाइफ टाइम जब तक वो जीवित है, प्लस 60 ईयर्स। इसके बाद इस चीज को कॉपी किया जा सकता है, तो इतने वक्त तक लेकिन इस पर्टिकुलर आर्ट वर्क को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सिक्स पॉइंट तुम्हें याद रखना होगा, एक्सेप्शंस ऑफ कॉपीराइट। अभी हम लोगों ने कॉपीराइट मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन तुमको ये बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक्सेप्शंस बोल सकते हो, या फिर इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फेयर यूज के टर्म्स में। दोनों चीजें मीन एक, मतलब एंड गोल एक ही अचीव करती हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन होता है रिसर्च वर्क। अब मान लो मैंने, बहुत सारे लोग आजकल इंडिया में करते हैं कि मूवी, कोई भी मूवी बनाई, मतलब मान लो टॉयलेट एक प्रेम कथा। अब टॉयलेट एक प्रेम कथा के ऊपर रिसर्च पेपर लिख देते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर लिया कि इस फिल्म में सही चीजें दिखाई गई हैं कि नहीं, गलत चीजें दिखाई गई हैं कि नहीं, इसमें ये चीज सही थी कि नहीं, इसने एक्टिंग कैसी की। तो इस पे मैं अगर कोई भी रिसर्च वर्क कर रहा हूं, तो मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं फेयर यूज कर रहा हूं, ठीक है। सेकेंड,
इसको मैं किसी भी एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, किसी को एजुकेट करने के लिए यूज कर रहा हूं, किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को, नॉट अ प्रॉब्लम। थर्ड, मैं उसको यूज कर रहा हूं क्रिटिसिज्म स्लैश रिव्यू करने के लिए, अगेन नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं किसी फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, फिल्म जो है कॉपीराइटेड होगी ऑब्वियसली, फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं फिल्म के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूँ कि यार क्या घटिया मूवी बनाई है, या घटिया एक्टिंग की है, सब कुछ बेकार था मूवी में, गंदी एक्टिंग, गंदे कॉस्ट्यूम, सब कुछ गंदा था। तो ये जो क्रिटिसिज्म होता है या रिव्यू होता है, बहुत सारे लोग चाटते भी हैं मूवी मेकर्स की, तो ये फेयर यूज की कैटेगरी में आता है कि तुम इस तरह की चीजों को कर सकते हो, तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो, तुम गुड फीडबैक दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक छोटी सी चीज यहाँ पे, जो एजुकेशनल यूज के लिए जब आप यूज कर रहे हो, उसका मतलब है कि हमने किसी मूवी के अराउंड स्टडी की, या हमने कहीं पे म्यूजिक को यूज कर लिया, या कोडिंग अगर मैं सिखा रहा हूँ या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ, तो मैंने किसी प्रोग्रामिंग को दिखाया बच्चों को, उसके बेसिस पे सिखाया, या उसके ऊपर चेंजेस कराए, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लिटरेरी वर्क के हिसाब से मैं बता रहा था कि तुमको क्यों क्वेश्चन आ सकता है इस पे। लिटरेरी वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल कंटेंट को इस तरह से यूज किया जाता है। अब एजुकेशनल वर्क को स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स दोनों यूज कर सकते हैं, इस बात को भी याद रखना। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो कॉपीराइट के अराउंड पता होने चाहिए। अब हम लोग आ जा रहे हैं मेन पे, सबसे मेन चीज पे, दैट इज कि कॉपीराइट होता क्या है, बेसिक तुमको और याद किस तरह से रखना है कॉपीराइट को। देखो, तुमको लिखना तो है नहीं एग्जाम में जाके, तुमको तो बेसिक सा हिंट पता होना चाहिए कि तुम पैसेज को फास्टर रिड्यूस कर पाओ। तो हम लोग उसी तरह से करेंगे इस चीज को। देखो, सबसे पहली चीज, तुम इनमें से किसी भी एक्टिविटी को कर रहे हो, ठीक है, लिटरेरी वर्क कर रहे हो, ड्रामेटिक वर्क कर रहे हो, म्यूजिक बना रहे हो, जो भी चीज तुमने की है वो ओरिजिनल वर्क है। ओरिजिनल वर्क का मतलब होता है तुमने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये तुम्हारा ओरिजिनल स्टाइल है। इसके पहले इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसके बाद फर्स्ट ओरिजिनल वर्क हो गया, सेकंड वो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। एक्सप्रेस्ड का यहां पे मतलब वही चीज है कि तुमको उसको पब्लिश कर देना है, यानी कि वो ओपनली बन जाना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि हवा में सिर्फ आइडिया है, यानी कि हम आइडिया से आगे बढ़ के हमने उसको प्रोड्यूस कर दिया है। एक्सप्रेस्ड का ये मतलब हो गया। एक्सप्रेस्ड का मतलब याद रखना कि आइडिया से आगे बढ़ के मैंने इस चीज को प्रोड्यूस कर दिया है, यानी कि दुनिया में दिख रही है कि ये चीज जा चुकी है, आउट एंड लाउड हो चुकी है ये चीज। इसके बाद थर्ड चीज को याद रखना है तुमको, थर्ड प्लस को, कि तुम एलिजिबल कैटेगरी में फॉल करते हो। GBLE, देखो स्पेलिंग गलत हो जाती है कई बार, ठीक है। एलिजिबल कैटेगरी में फॉल करते हो। एलिजिबल कैटेगरी का मतलब क्या है, ये सारी चीजें तुमने जो भी वर्क किया है वो इनमें से कोई ना कोई वर्क होना चाहिए। ओरिजिनल वर्क हो, ठीक है, सेकंड एक्सप्रेस्ड हो यानी कि तुमने बना दिया है उस चीज को, थर्डली एलिजिबल कैटेगरी हो यानी कि जो कैटेगरी ऑफ वर्क्स मैंने बताया तुमको, उनमें से किसी कैटेगरी की चीज होनी चाहिए। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी ऑथरशिप। देखो, ऑथरशिप में तुमको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लैट में, कि अगर मैं किसी फोटो को, जैसे इमेजेस पे भी हम लोग कॉपीराइट दे रहे हैं, मैंने किसी इमेज को जनरेट किया थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने किसी इमेज को जनरेट किया, तो क्या मेरे को कॉपीराइट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऑथरशिप का मतलब होता है कि इसको किसी ह्यूमन को ही बनाना चाहिए। अगर इंसान बनाएगा तभी कॉपीराइट मिल सकता है। कोई भी मशीन बना देती है अगर किसी चीज को, इमेजिन करना, कोडर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा खत्म हो रही है दुनिया में, ठीक है, चैट जीपीटी जो है पूरी कोडिंग कर दे रहा है। अगर मैंने चैट जीपीटी से कोडिंग कराई और मैंने एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया, वो कॉपीराइटेड नहीं हो सकता, वो सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड नहीं हो सकता अगर उसको एक एआई टूल ने बनाया है। अगर मैंने उसको बनाया है तभी वो कॉपीराइटेड हो सकता है। आई बिलीव समझ गए होगे तुम क्या बोलना चाह रहा था मैं। मैंने किसी म्यूजिक को बनाया, लेकिन मैंने उस म्यूजिक को बनाया थ्रू एआई, कॉपीराइट नहीं हो सकता, ठीक है। इंसान को बनाना चाहिए, इस वर्ड को यूज किया गया है ऑथरशिप। इसके बाद आपको बर्न कन्वेंशन के टर्म्स को फॉलो करना है। अब बर्न कन्वेंशन की क्या टर्म्स होती है, इस पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब अगर तुम इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा, बर्न कन्वेंशन की जो टर्म्स है उसमें सिर्फ एक चीज याद रखना कि तुमको पैसेज में दी होगी अगर तुमको पूछा जाएगा तो, कि बर्न कन्वेंशन ने ऐसा बोला। मैं बहुत ज्यादा क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि मैं तुमको ज्ञान देना चाहता हूँ कि आईपीआर क्या होता है। वो कॉलेज में जाकर तुम सीख जाओगे आईपीआर क्या होता है, अभी क्लैट एग्जाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो सिर्फ। तो फर्स्ट ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। ओरिजिनल वर्क जो है वो हो जाना चाहिए प्रोड्यूस। एलिजिबल कैटेगरी का मतलब है, जो हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज को मेंशन किया है, ये 1 2 3 4 5, इनमें से इन 5 एलिजिबल कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में फॉल करना चाहिए।
ऑथरशिप जो है वो इंसान की होनी चाहिए और बर्न कन्वेंशन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बर्न कन्वेंशन से एक जो मेन चीज होगी कि बर्न कन्वेंशन के जितने भी सिग्नेटरी मेंबर्स होंगे उन सारी कंट्रीज में उस चीज को फॉलो किया जाएगा। तो ये है ओवरऑल कॉपीराइट के बारे में जो भी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि ओरिजिनल वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किन कैटेगरीज में फॉल करता है, इन कैटेगरीज में फॉल करता है, और कॉपीराइट से के अराउंड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ये 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हो सकते हैं। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आ सकता कॉपीराइट से, मैं गारंटी दे सकता हूँ। नेक्स्ट इज पेटेंट। पेटेंट बहुत ही सिंपल सा होता है। सबसे पहले हम लोग को देख लेना चाहिए कि पेटेंट बोलना क्या चाहता है। तो पेटेंट जो है वो 3 जगहों, मतलब 3 पॉइंट्स को फॉलो करना होता है किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंटेड प्रोडक्ट बनने के लिए। फर्स्ट एंड वेरी सिंपल पॉइंट इज नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब होता है नॉट नोन एनीवेयर, यानी कि इस तरह की चीज आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखी थी, तुमने कुछ नया ही बढ़िया प्रोड्यूस कर दिया है। कोविड की वैक्सीन बना दी, इज अ पेटेंटेड प्रोडक्ट। पानी का इंजन बना दिया, या जो मैंने तुमको डिवाइस बताई जो दिमाग को रीड कर सकती है कि तुम क्या बोलना चाहते हो अगर तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो नोवेल्टी का मतलब होता है कि ये चीज दुनिया में अभी तक किसी ने देखी नहीं थी, बहुत ही यूनिक चीज है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए। सेकंड चीज होती है नॉन ऑब्वियस। जो भी चीज तुमने बनाई है वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यार ये तो कोई भी बना सकता था, ये तो बहुत बेसिक सा आइडिया है। यानी कि नॉन ऑब्वियस का मतलब होता है यूनिक, कि हमने कुछ नया ही सोचा, जैसे कि सैम ऑल्टमैन ने सोचा चैट जीपीटी के बारे में कि मैं एक ऐसी डिवाइस बनाता हूं जो लोगों से बात कर पाए, जो ह्यूमन इंटरफेस को रिप्लेस कर पाए, कि तुमको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तुम चैट जीपीटी पे डायरेक्टली डाल सकते हो। गूगल जो है नॉन ऑब्वियस है, लेकिन अब गूगल जैसा मैंने कुछ टेप के बना दिया तो वो ऑब्वियस है। या फिर जिस तरह से तुमने देखा है, मैंने एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो है ये नॉन ऑब्वियस थे क्योंकि इनको फर्स्ट टाइम बनाया गया था। लेकिन सेम टाइम पे टिकटॉक को जो बनाया गया वो नॉन ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस हो गया था कि वीडियो से रिलेटेड कुछ भी बनाया जा सकता है एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट जो है इसके अंदर, सिंपल सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट भी उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। इंडस्ट्रियल यूटिलिटी यानी कि इस जो भी प्रोडक्ट तुम बना रहे हो वो यूज हो सके, कैन बी यूज्ड इन एन इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री के अंदर हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो पेटेंट को फॉलो करने ही होते हैं। तुम जब भी पेटेंट्स को चेक करोगे तुमको पैसेज में यही 3 पॉइंट्स दिए होंगे, नॉवेल्टी, नॉन ऑब्वियस एंड इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। तुमको इन्हीं तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब अगली चीज आती है कि पेटेंट दिए क्यों जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और एग्जामिनर हो सकता है तुमसे, क्लैट कंसोर्शियम इस चीज के अराउंड क्वेश्चन पूछ ले। तो पेटेंट्स देने का रीजन जो होता है वो होता है राइट टू स्टॉप। ठीक है, राइट टू स्टॉप की तरह याद रखना। अब हम स्टॉप किन चीजों से कर रहे हैं, कि जो चीज मैंने बनाई है तुम उस चीज को नहीं बना सकते। ठीक है, राइट टू स्टॉप फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट मैं बनाता हूं तुम उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। जिस तरीके से कोविड की वैक्सीन मैं बनाता हूं उस तरीके से तुम नहीं बना सकते। अब तुम उस फॉर्मूला से नहीं बना सकते हो, तुम किसी दूसरे नई तरीके से बना लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या केएफसी जिस तरह से चिकन बनाता है उस तरह से तुम चिकन नहीं बना सकते। सेकेंड, मेकिंग, सेलिंग, एंड थर्ड तुमको याद रखना है इंपोर्टिंग। इन तीनों चीजों को नहीं कर सकते हो किसी भी पेटेंटेड प्रोडक्ट पे। तो अब अगर मेरे पास किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट आ जाता है तो मैं दूसरे इंसान को रोक सकता हूं, स्टॉप कर सकता हूं उस प्रोडक्ट को बनाने से, बेचने से, या फिर उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने से। लेकिन एक और यहां पे एक्सेप्शन याद रखना, अगर वो मुझसे कॉन्सेंट ले लेता है, ठीक है, विथ माय कंसेंट, वो इन तीनों चीजों को कर सकता है। लेकिन अगर मेरी कॉन्सेंट नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। कॉन्सेंट नहीं है और कॉन्सेंट है, इसके अंतर को याद रखना है, क्योंकि क्लैट के क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। जब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि कंपनी ए को कॉन्सेंट दे दी गई लेकिन कंपनी बी को कॉन्सेंट नहीं दी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने डिवाइस बनाई थी जो मैंने बताया, अब वो जो डिवाइस थी वो मैंने उसकी जो राइट्स थे, कॉन्सेंट थी, वो मैंने चिया दीदी को दे दिया, लेकिन मैंने ध्रुव को नहीं दिया। ठीक है, दोनों मेरे दोस्त हैं लेकिन मैंने एक को दे दिया, एक को नहीं दिया। तो इस तरह से तुमको याद रखना है क्वेश्चंस के लिए। अब अगली बात आती है कि तुमने जिस भी प्रोडक्ट को बनाया और जिस प्रोडक्ट को तुम रेप्लिकेट नहीं कराना चाहते हो, इस प्रोडक्ट में एक और स्पेशलिटी होनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है, दैट इज ये प्रोडक्ट जो है ये नोबल होना चाहिए। यानी कि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने डायनामाइट बना दिया, तुमने बॉम्ब बना दिया, तुमने कोई
अटॉमिक चीज बना दी। तुमको खतरनाक चीज नहीं बनानी है, तुमको एक ऐसी चीज बनानी है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करे, ह्यूमन सिविलाइजेशन के फेवर में हो। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की स्पेलिंग ही गलत हो गई। आइजेशन, ये आए है, ठीक है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के फेवर में हो। तो अगर मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देता हूँ जो फेवर में नहीं है, तो मुझे कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे। कोविड की वैक्सीन, या फिर मैंने जो तुमको बताया डिवाइस के बारे में या चैट जीपीटी के बारे में, सारी चीजें ह्यूमन सिविलाइजेशन के फेवर में है। अब अगली चीज है पेटेंट मिलता किसको है। तो पेटेंट सबसे पहले तो किसी भी इंडिविजुअल को मिल सकता है। अब अगर इंडिविजुअल जो है वो कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहा है, तो उस कंपनी को भी पेटेंट मिल सकता है। कंपनी के एग्जांपल, एप्पल के पास बहुत सारी चीजों के पेटेंट है। इंडिविजुअल का मतलब यश श्रीवास्तव भी पेटेंट ले सकता है। अब पेटेंट की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो पेटेंट की जो ड्यूरेशन है ये होती है 20 ईयर्स। इस बात को भी याद रखना होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं 20 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। यानी कि आज अगर मैं मान लो 15 अगस्त को फाइल कर रहा हूँ पेटेंट, 15 अगस्त 2025 को, तो मेरे पास 15 अगस्त 2045 तक उस प्रोडक्ट की पेटेंट आ गई। यानी कि इतने वक्त तक मेरे पास इस चीज की पेटेंट रहेगी। यानी कि मैं दूसरे इंसान को इस चीज को बनाने से स्टॉप कर सकता हूं इतने पूरे वक्त के लिए। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शन तुमको याद रखनी होगी, जो काफी इंपॉर्टेंट सी एक्सेप्शन है, जो मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये एक्सेप्शन है कि क्या गवर्नमेंट भी इसको यूज नहीं कर सकती है, इन पेटेंटेड प्रोडक्ट्स को। नंबर वन, गवर्नमेंट भी यूज नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट लेकिन एक कंडीशन पे यूज कर सकती है, जब गवर्नमेंट इस पेटेंटेड प्रोडक्ट को यूज कर रही है फॉर पब्लिक पर्पस। यानी कि कोविड की वैक्सीन जो है, कोविड और ज्यादा स्प्रेड हो गया, कोविड और बड़ी प्रॉब्लम बन गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट जो है उस फॉर्मूला को यूज करते हुए बहुत सारे और वैक्सीन बना सकती है, क्योंकि हमको ह्यूमन सिविलाइजेशन को सेव करना है, इंसानों की जान बचानी है। तो पब्लिक यूज के लिए गवर्नमेंट पेटेंटेड प्रोडक्ट्स को यूज कर सकती है और गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। एंड लास्टली, गवर्नमेंट के साथ ही रिसर्च, जैसा कि मैंने कॉपीराइट में बताया था, एंड एजुकेशन पर्पसेस के लिए भी हम किसी भी पेटेंटेड प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये देखो, मैंने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है तुम लोगों के लिए पेटेंट को भी। आई बिलीव तुमको इस एक सिंगल चार्ट में पूरा पेटेंट दिख रहा होगा। सारी चीजें बहुत ही क्लियरली दिख रही होंगी। मैं बता सकता हूँ तुम्हें, पेटेंट अगर तुम समझना चाहते हो तो इसके बियॉन्ड जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ भी तुमको इसके बियॉन्ड नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि क्लैट में, लॉ स्कूल में तो कुछ भी पूछा जा सकता है तुमको। थर्ड चीज पे आ जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ट्रेडमार्क। सबसे पहली चीज होती है कि ट्रेडमार्क किन चीजों पे मिलता है। तो ट्रेडमार्क के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं किन कैटेगरीज में ट्रेडमार्क को दिया जाता है। तो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ तो तुम लोग को इजीली दिखे। सबसे पहले हो गया किसी भी साइन के लिए, किसी भी सिंबल के लिए ट्रेडमार्क मिलता है। उसके बाद किसी भी वर्ड के लिए ट्रेडमार्क मिल सकता है, लोगो के लिए मिल सकता है, नेम के लिए मिल सकता है। नेम का मैंने एग्जांपल दिया था, ट्रम्प नाम जो है वो ट्रेडमार्क्ड है, कि उस पे सिर्फ एक ही इंसान वर्ल्ड में ट्रेड कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता है। अ, उसके बाद मुकेश अंबानी को भी कर लेना चाहिए वैसे तो, पता नहीं क्यों नहीं किया। लेबल्स पे हो गया, शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब है, यहाँ पे पैकेजिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं तुम्हें। पैकेजिंग का ट्रेडमार्क किस चीज में मिलता है। एप्पल की पैकेजिंग का स्टाइल देखोगे तो कितना बढ़िया तरीके से वो डब्बा खुलता है, एकदम मजा आ जाती है जिसको देख के, एकदम स्मूदर फील होता है। वो पैकेजिंग का स्टाइल है कि हमने छोटा सा डब्बा बनाया बिल्कुल ब्यूटीफुल सा, और वो एकदम ही स्लीक तरीके से खुलेगा, एकदम बढ़िया सी मजा सी आ जाएगी। तो पैकेजिंग जो है इस पे भी आपको ट्रेडमार्क मिलता है। इसके बाद साउंड इफेक्ट्स पे, एंड लास्टली कलर्स पे भी ट्रेडमार्क मिलता है। तुमने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज आजकल ऐसी हो गई हैं जो सिर्फ एक कलर में फंक्शन करती हैं, उनका जो पूरा लोगो होता है वो सिर्फ एक कलर होता है, तो उस कलर पे भी आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है। अब ट्रेडमार्क जो है, क्या इसको रजिस्टर करना जरूरी है या नहीं है। तो अब ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन है ना, तुमको ये दो तरीके से दिखता होगा वर्ल्ड में। तो जो भी अनरजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं, और सेकंड कैटेगरी हो सकती है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, तो जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है, शायद तुमने देखा होगा ट्रेडमार्क के आगे लिखा होता है टीएम।
टीएम में समझ जाना, जिन भी ब्रांड्स के आगे टीएम लिखा है वो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं, लेकिन वो क्लेम्ड है, ये कोई कंपनी उनको क्लेम करती है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके पास। जिन ब्रांड्स के आगे तुमको लिखा रहता है आर, वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं। आई बिलीव ये वाला डिफरेंस क्लियर हो गया होगा तुमको, आर और दूसरा टीएम का, क्योंकि तुमने ये दोनों चीजें देखी होंगी लिखी हुई। अगली बात आती है व्हाट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क। तो कैन नॉट बी रजिस्टर्ड पे जाने से पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ ट्रेडमार्क करता क्या है, ट्रेडमार्क का यूज क्या है। ट्रेडमार्क का यूज ये है कि ट्रेडमार्क एक डिस्टिंक्शन शो करता है, किसी भी ब्रांड की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, कि एक कंप्लीट डिस्टिंक्शन दिखा रहा है दो ब्रांड्स के बीच में। जोमेटो जो है रेड कलर का होता है, तुम जब रोड पे देखते हो किसी भी जोमेटो, किसी भी इंसान को रेड कलर की टी शर्ट पहने हुए आजकल, तो हम लोग को ऐसे ही लगता है कि जोमेटो वाला ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में इस चीज को इतनी बार दिखाया गया है कि आपके दिमाग में ही आ गई है ये चीज। तो अब जो रेड कलर है वो हम लोग जोमेटो के साथ रिलेट कर पाते हैं, तो ये जोमेटो का एक रजिस्टर्ड मार्क है, वो जो जेड बना हुआ है उस पे जोमेटो पे, वो उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो अभी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए मार्क को यूज किया जा रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं ट्रेडमार्क। अब कैन नॉट बी रजिस्टर्ड पे जाने के पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, फाइनली कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, शायद और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्या टाइप के ट्रेडमार्क्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ ट्रेडमार्क है जो सबसे इजीएस्ट है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट मार्क। प्रोडक्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, काफी लंबा भी हो गया है, क्योंकि प्रोडक्ट मार्क का सबसे बेस्ट एग्जांपल है नाइकी। नाइकी का तुमने देखा ही है, प्रोडक्ट मार्क क्या है, एक टिक है। इसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है सर्विस मार्क। सर्विस मार्क का बेस्ट एग्जांपल है जोमैटो। थर्ड चीज, थर्ड है कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक चीज को यूज कर रहे हैं, तो सीए का साइन या फिर वकीलों का साइन, या वकीलों के जो गले में वो लोग एक पट्टा लगाते हैं उसका साइन, वो एक कलेक्टिव मार्क है कि सारे लोग एक ही जैसे साइन को यूज कर रहे हैं। इसके बाद होता है सर्टिफिकेशन मार्क। सर्टिफिकेशन मार्क का मतलब होता है कि आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारी 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट पे सीबीएसई लिखा हुआ है, सीबीएसई का लोगो है, वो हो गया सर्टिफिकेट मार्क। तो ये टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि क्या चीजें रजिस्टर नहीं हो सकती हैं एज कॉपीराइट। तो फर्स्ट इसमें कैटेगरी आती है डिवॉइड ऑफ डिस्टिंक्शन, कि कॉपीराइट का जो ऑब्जेक्टिव है उसी को तुमने बीट कर दिया, कि ये तुमने एक ऐसा चीज पे ट्रेडमार्क, तुमने एक ऐसी चीज पे ट्रेडमार्क मांग लिया जिससे हम दो ब्रांड्स को डिस्टिंक्टिवली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड है हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट, यानी कि मैंने किसी एक ऐसी चीज पे ट्रेडमार्क मांग लिया जो किसी दूसरे पर्सन के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करती है, तो अगर इस तरह की कोई चीज है उस पर हमको नहीं मिलता है ट्रेडमार्क। मैं सारे उन पॉइंट्स को कवर कर रहा हूं जो हमको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शेप्स रिजल्टिंग फ्रॉम नेचर, यानी कि जो नेचुरल शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल हेक्सागन है, हेक्सागन पे तुम ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। इसके बाद अगली चीज आती है डिसेप्टिव मार्क्स। डिसेप्टिव मार्क्स का मतलब होता है कि तुमको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। अब जैसे बहुत सारे तुमने देखे होंगे कि प्यूमा का कॉपी जब बनाते हैं तो उसको बना, मतलब प्यूमा तो अच्छा एग्जांपल हो गया, एडिडास जब लिखा जाता है तो उसको बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं, जो लोकल ब्रांड्स होते हैं, वो एबीबास लिख देते हैं, ठीक है, तो वो क्योंकि तुमको डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, तो ये चीज डिसेप्टिव मार्क है और ये चीज अलाउड नहीं है। इस चीज पे आपको एबीबास पे ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता, एडिडास पे आपका क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडमार्क है, और आप एक ऐसे प्रोडक्ट को बना रहे हो जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। डिसेप्टिव के साथ ही एक और चीज आ जाती है कि आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, तो इन चीजों पे बेसिकली ट्रेडमार्क नहीं मिलता है। और इनके साथ ही फाइनली एक चीज याद रखना, क्लैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको यहाँ पे दी जा सकती है, कोई भी चीज जो कॉन्ट्रेरी है टू लॉ। कॉन्ट्रेरी टू लॉ का मतलब होता है कि लॉज को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। अब कॉन्ट्रेरी टू लॉ जो है ये पैसेज में दिया हो सकता है कि ये चीज जो है कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, ठीक है, तो क्या इस पे ट्रेडमार्क मिलना चाहिए, नहीं मिल सकता, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो मेनली तुमको ट्रेडमार्क में यही सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसके बियॉन्ड कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। अब मैं क्विकली तुम लोग के लिए एक छोटी सी चीज को कवर कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सेशन हो गया, जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफी बड़ा है। हाँ ट्रेडमार्क में ही इस बात को याद रखना, मतलब एक छोटा सा पॉइंट है ट्रेडमार्क का, उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं।
अगर ट्रेडमार्क को, मतलब मान लो मैंने इन्फ्रिंज किया, इन्फ्रिंज का मतलब है तुम्हारे पास एक चीज का ट्रेडमार्क था और मैंने उसी तरह का एक ट्रेडमार्क, मतलब मैंने उसी तरह का एक प्रोडक्ट बनाया, वैसे ही लोगो बना दिया और उस लोगो को मैं यूज करके अपने प्रोडक्ट को बेचने लगा। इस चीज को कहेंगे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट पे जो आपके पास रेमेडी होती है, रेमेडी का मतलब कि आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, उस सोल्यूशन को कहा जाता है पासिंग ऑफ। ठीक है, पासिंग ऑफ जो होता है ये इसमें मतलब जो भी आपका लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश कराई जाती है कि ये आदमी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। गुमराह करने की कोशिश वाले पूरे प्रोसेस को पासिंग ऑफ कहा जाता है, इस बात को याद रखना। एंड लास्टली जो हम लोगों ने तीन चीजें कवर की, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, मैं फाइनल टाइम एक क्विक डिफरेंस बता दे रहा हूं इन तीनों के अंदर, फिर हम लोग एंड कर रहे हैं सेशन को यहाँ पे। सबसे पहली चीज है पेटेंट में। पेटेंट जो होते हैं वो किस चीज पे मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं इन्वेंशंस पे। ठीक है। दूसरी चीज जो है कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है वो किस चीज पे मिलता है, वो हो जाता है ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे, कि तुमने किसी ओरिजिनल चीज को बना के पब्लिश कर दिया। ट्रेडमार्क जो होता है वो होता है ब्रांड आइडेंटिफायर। इस तरह से भी तुम लोग याद रख सकते हो। और जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, मतलब मैं भी काफी ज्यादा थक गया, कि अ, हम लोग नेक्स्ट सेशन जो करेंगे उसके अंदर हम लोग बाकी सारी चीज़ों को, चार चीज़ों को कवर कर लेंगे, प्लस क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ ही उन चीज़ों को कवर करते जाएंगे। तो आई बिलीव तुम लोग को समझ आया होगा जो भी चीज़ हम लोगों ने की। तुम लोग पीछे जाके देख भी सकते हो, दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इससे अटैच्ड हैं, उन दोनों को डाउनलोड कर लो। बाकी किसी और टॉपिक को चाहते हो हम लोग कवर करें तो उसको कर सकते हैं। तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और चिया दीदी को मैं सोच रहा हूँ बोलने के लिए कि वो टॉर्च कवर कर दें तुम लोग के लिए, तो तुम लोग के लिए और ज़्यादा ईजियर हो जाएंगी चीज़ें।